एपिसोड की शुरुआत में हम हमारी फीमेल लीड की मॉम को देखते हैं जो डैड से बोल रही होती है कि चैंगवन अभी तक घर क्यों नहीं आई, रात के 10 बज रहे हैं। इस पर डैड बोलता है कि उसने बताया था कि वो ओवर टाइम काम कर रही है और इसमें इतना परेशान होने की कौन सी बात है, उसका ऑफिस पास में ही तो है और वैसे भी हमारी बेटी अब बड़ी हो गई है, वो 29 साल की है, ना कि कोई छोटी बच्ची है। इस पर मॉम बोलती है कि वो हमारे लिए अभी भी बच्ची है और क्या पता रास्ते में आते वक्त उससे कोई बुरा आदमी टकरा जाए तो फिर, और उन्हें डांट कर उसे लेने के लिए भेज देती है। दूसरी तरफ हम हमारी फीमेल लीड चैंगवान को उसके बॉयफ्रेंड जियालियांग के साथ देखते हैं जो कि उसे ऑफिस के बाद कार से उसके घर पर ड्रॉप करता है। वो तो यहाँ पर उसके साथ और ज़्यादा टाइम स्पेंड करना चाहता था, लेकिन चैंगवान जाने के लिए इंसिस्ट करती है और बोलती है कि मेरे पेरेंट्स वरिड होंगे इसलिए मैं जा रही हूँ। अब वो जैसे कार से उतरती है तो जियालियांग उसे बोलने लग जाता है कि हमारे रिलेशनशिप को 3 साल हो गए हैं लेकिन आज तक कभी भी तुम मेरे साथ रात में नहीं रुकी। इस पर चैंगवान कहती है कि तुम इतना परेशान क्यों हो रहे हो, हम रात में वीडियो कॉल करेंगे ना, और यहाँ से जाने लगती है। लेकिन जियालियांग उसे जाने नहीं देता और उसे किस करना चाहता था, जो देखकर वो काफ़ी एम्बैरस हो रही थी कि वो यहाँ पर उसे किस करेगा। पर फिर जैसे ही वो दोनों एक दूसरे को किस करने वाले होते हैं तभी बीच में चैंगवान की मॉम आ जाती है। वो यहाँ पर इनको डांटने लग जाते हैं कि तुम दोनों यहाँ पर ये सब क्या कर रहे हो, जिन्हें देखकर जियालियांग बोलने लग जाता है कि अरे आंटी मैं तो बस चैंगवान को ऑफिस से घर ड्रॉप कर रहा था पर हम ना ट्रैफिक में फंस गए इसीलिए लेट हो गए। इस पर मॉम कहती है कि तुम पागल किससे बना रहे हो, रात को 10 बजे कौन सा ट्रैफिक मिल रहा है तुम्हें। जो सुनकर चैंगवान बीच में आ जाती है और अपनी मॉम को बोलती है कि मेरी गलती है, मैंने जियालियांग को बाहर चलने के लिए कहा था, पर मॉम उसे रास्ते से हटा देती है और जियालियांग को फिर से डांटना शुरू कर देती है कि तुम्हें पता नहीं है कि टाइम क्या हो रहा है, तुम इतनी रात को मेरी बेटी के साथ बाहर घूम रहे थे और तुम इस सड़क में कैसी हरकतें कर रहे थे, अभी तो तुम दोनों की शादी भी नहीं हुई है। जो सब देखकर चैंगवान जियालियांग को बचाने के लिए अपने डैड को इशारा करती है तो डैड यहाँ पर ऐसे बहाना करने लग जाते हैं कि जैसे उनका पैर मुड़ गया हो, जो देखकर मॉम और चैंगवान उनको देखने लग जाते हैं कि कहीं उन्हें ज़्यादा तो नहीं लगी। जिस बीच चैंगवान इशारा करके जियालियांग को यहाँ से भागने के लिए बोल देती है। जहाँ मौका देखकर वो भाग जाता है तो मॉम और ज़्यादा गुस्सा होने लग जाती है। वो बोलती है कि कैसा लड़का है, एक तो तुम्हारे डैड का पैर मुड़ गया और ये लड़का हमारी हेल्प करने की बजाय यहाँ से भाग गया। पर चैंगवान उन्हें यही सब छोड़कर डैड को अंदर ले जाने के लिए बोलती है। घर पहुंचने के बाद चैंगवान के रूम में उसकी मॉम आती है और उससे यहाँ पर पूछने लग जाती है कि उसके और जियालियांग के बीच में क्या क्या हुआ है। ये सुनकर चैंगवान उन्हें बोलती है कि मॉम आप ये कैसी बातें कर रही है, ये मेरे और जियालियांग के बीच की बात है इसीलिए आप ये सब मत पूछो, ये बहुत ही एम्बैरेसिंग है। तो मॉम यहाँ पर उससे पूछती है कि क्या चैंगवान ने कभी तुम्हारे साथ शादी की बात की है, देखो तुम अब कुछ ही टाइम में 30 साल की हो जाओगी, इसलिए तुम मुझसे पूछो कि वो तुमसे शादी करना भी चाहता है या फिर नहीं, और अगर ऐसा नहीं है तो तुम उससे ब्रेकअप कर लो क्योंकि मुझे वो वैसे भी कुछ ज़्यादा पसंद नहीं है, तुम्हें और भी अच्छे लड़के मिल जाएंगे। जिनकी ऐसी बातें सुनकर चैंगवान बोल देती है कि ठीक है मैं जियालियांग से बात करूंगी और उन्हें बहला फुसला कर यहाँ से भेज देती है ताकि वो उससे और ज़्यादा ऐसी बातें ना करे। जिसके बाद हम देखते हैं कि रात में वो जियालियांग के लिए केक बना रही होती है, तभी उसे उसका वीडियो कॉल आ जाता है जहाँ पर वो उससे मॉम के बारे में पूछता है कि क्या वो अभी भी उससे नाराज़ है, और उस वक्त तो मुझे ऐसा लग रहा था जैसे कि वो मुझे नोच खाएंगी। पर चैंगवान बोलती है कि मेरी मॉम कोई टाइग्रेस नहीं है जो कि तुम्हें नोच कर खा जाएंगी। साथ ही उसे समझाती है कि उसकी मॉम पर उसका इंप्रेशन बिल्कुल भी अच्छा नहीं है, इसीलिए सब सही करने के लिए वो उसे अपने घर पर एक फॉर्मल मील पर आने के लिए कहती है ताकि उसके पेरेंट्स उसे जान सके और उससे बात कर सके। तो जियालियांग कहता है कि इस चीज़ के लिए तो मुझे मेंटली प्रिपेयर्ड होना पड़ेगा। जो सुनकर फिलहाल तो चैंगवान उसे सोने के लिए बोलती है क्योंकि कल उसे ऑफिस जाना था, जिसके बाद वो उसके लिए केक बनाने लगती है। अगली सुबह उठने के बाद चैंगवान उस केक को लेकर फटाफट से ऑफिस जा रही होती है, पर रास्ते में उसे उसकी कलीग का कॉल आता है जो कि उसे साथ में वाटरमेलन भी लाने के लिए कहती है क्योंकि आज कंपनी में एक नया डायरेक्टर आने वाला था। जैसे अब चैंगवान अपने होटल में पहुंचती है जहां पर वो काम करती थी, तभी लिफ्ट का दरवाज़ा बंद होने वाला था लेकिन वो आवाज़ लगाकर उसे रोकने के लिए बोलती है। जहां लिफ्ट के अंदर हम हमारे हैंडसम में लीड मिस्टर याओ को भी देखते हैं। जैसे ही चैंगवान लिफ्ट के अंदर आती है तभी उसे उसकी मॉम का कॉल आ जाता है जो उससे पूछता है कि कल रात तुमने मुझे ये बात क्लियर नहीं की कि क्या तुम और जियालियांग साथ में सोए हो। अब क्योंकि वो लिफ्ट में थी तो उसकी मॉम की आवाज़ फ़ोन से बाहर जा रही थी और सभी लोग ये बात सुन रहे थे, इसीलिए चैंगवान नेटवर्क नहीं आ रहा ये बहाना करके कॉल कट कर देती है। अब जैसे ही लिफ्ट का दरवाज़ा ओपन होता है तो याओ बाहर निकल रहा होता है। निकलते वक्त वो चैंगवान से टकरा जाता है जिससे कि उसके हाथ में जो कॉफ़ी थी वो उसकी शर्ट पर गिर जाती है, लेकिन फिर भी वो बिना कुछ कहे जाने लगता है। ये देखकर चैंगवान उसे रोकने की कोशिश करती है और अपना सामान अपनी कलीग को दे देती है रखने के लिए। वो याओ के पीछे जाकर उसे बोलती है कि मेरी वजह से आपकी शर्ट गंदी हुई है और मेरे पास एक स्टेन इरेजर पेन है जिससे कि मैं ये ठीक कर सकती हूँ। वो फिर उस पेन को निकालकर उसका स्टेन साफ करने लग जाती है जिससे वो पूरी तरीके से गायब हो जाता है। इस चीज़ के लिए याओ यहाँ पर उसे टिप देने लगता है पर चैंगवान उसे मना कर देती है। वो उसे बताती है कि मैं इसी होटल में सेल्स डिपार्टमेंट की एम्प्लॉय हूँ और हमारे यहाँ के रूल के हिसाब से मैं ये टिप एक्सेप्ट नहीं कर सकती। साथ ही वो उसे उनकी होटल में वेलकम करती है और अच्छे से स्टे करने के लिए बोलकर यहाँ से चली जाती है। सीन अब यहाँ से जियालियांग पर आता है
जिसके घर में उसकी मॉम उसके लिए सूप लेकर आती है और उससे पूछती है कि क्या आज वो ऑफिस नहीं गया। तो बोलता है कि मैं गया था लेकिन अपना काम खत्म करके वापस आ गया। और क्योंकि अभी वो सूप नहीं पीना चाहता था इसीलिए वो उसे फ्रिज में रख रही थी। जहाँ जैसे वो फ्रिज खोलती है तो वो पूरा भरा हुआ था, साथ ही उसका घर भी काफी नीट एंड क्लीन था। मॉम बोलती है कि ये सब देखकर तो ऐसा लग रहा है कि तुम्हारी लाइफ में मेरी कोई ज़रूरत ही नहीं है। तो जियालिंग बोलता है कि चेंगवन के साथ मैं कभी भी भूखा नहीं मरूंगा। तो मॉम कहती है कि क्या उसे हमारी फैमिली के बारे में पता है। जियालिंग कहता है कि जब भी मैं इस बारे में सोचता हूँ तो मेरा सर दर्द होने लग जाता है। मैं उसे शुरू से ये बात बताना चाहता था लेकिन हमेशा कुछ ना कुछ चीज़ों ने मुझे रोका है और अब शायद उसे ये सब बताने के लिए काफ़ी देर हो गई है। तो इस बात पर मॉम उसे सुनाने लग जाती है। वो कहती है कि चेंगवन और हमारा स्टेटस काफ़ी अलग है क्योंकि जियालिंग बहुत ही रिच फैमिली से बिलोंग करता था और उसने चेंगवन से ये बात छुपाई थी। मॉम उसे यहाँ पर समझाती है कि शादी एक बहुत ही बड़ा डिसीजन है, इसीलिए उसको उसे सारी सच्चाई पहले से ही बता देनी चाहिए। लेकिन जियालिंग उनसे इस बारे में और बात नहीं करना चाहता था और उन्हें जाने के लिए बोल देता है। सीना वापस से चेंगवन पर आता है जो कि ड्रेस चेंज करके अपने काम पर लग जाती है। सभी लोगों की आज उनके नए डायरेक्टर यानी कि मिस्टर याओ के साथ मीटिंग थी और फर्स्ट इंप्रेशन अच्छा जमाने के लिए सभी लोग मीटिंग रूम को काफ़ी अच्छे से क्लीन वगैरह कर रहे थे। लेकिन फिर भी वो लोग टेबल ठीक से अरेंज नहीं कर पाए थे और एक कलीग वोयू को याद आता है कि वो लोग केक लाना तो भूल ही गए। तभी वो वहाँ पर एक केक रखा हुआ देखती है और उसी को यूज़ करने के लिए बोलती है। पर चेंगवन कहती है कि वो लोग इस केक को यूज़ नहीं कर सकते क्योंकि मैंने अपने बॉयफ्रेंड के लिए बनाया है और इस पर एक मैसेज भी लिखा हुआ है, इसलिए वो उसे उठाकर साइड में रख देती है। पर उसी वक्त उसे उसकी मॉम का कॉल आता है, इसीलिए वो यहाँ से उनसे बात करने के लिए बाहर चली जाती है। जहाँ पर मॉम उससे पूछती है कि क्या तुमने जियालिंग से बात की ताकि वो अपने पेरेंट्स से बात करे। पर चेंगवन अभी काफ़ी बिजी थी इसलिए वो उन्हें मना करके कॉल कट कर देती है। अब जैसे वो मीटिंग रूम के अंदर वापस आती है तब वो वहाँ पर याओ को देखकर हैरान हो जाती है और उसे पूछने वाली थी कि वो यहाँ पर क्या कर रहे हैं, लेकिन उसके कलीग उसे बता देती है कि यही नया डायरेक्टर है, इसलिए वो उसे ग्रीट करती है। उसे देखकर याओ उससे पूछता है कि क्या ये केक तुमने बनाया है। तो याओ बोलता है कि तुम्हें यहाँ पर काम करते हुए कितने साल हो गए। तो बताती है कि 7 साल। इस पर याओ कहता है कि 7 सालों में तुम इतना भी नहीं सीख पाए कि मीटिंग के अंदर तुमने अपने हाथों से बनाया हुआ केक रखा हुआ है, वो भी ठीक से नहीं रखा हुआ, और ये सब देखकर भला किसी गेस्ट को कैसा लगेगा। तो चेंगवन उसे बताते हैं कि नहीं आप गलत समझ रहे हो, ये केक यहाँ पर गलती से रख दिया गया है। और वो यहाँ पर उसे एक्सप्लेन करने ही वाली थी लेकिन अपने कलीग्स के डरे हुए चेहरे को देखकर वो बोल देती है कि ये सब उसी की गलती है। जो देखकर याओ कहता है कि अगर ऐसा है तो ठीक है, तुम HR डिपार्टमेंट में जाकर अपना रिजिग्नेशन दे दो, और ये कहकर यहाँ से चला जाता है। ये सुनकर लिली चेंगवन से माफ़ी मांगने लग जाती है क्योंकि वो तो एक केक यहाँ से हटाना चाहती थी, लेकिन जो दूसरी एम्प्लॉय थी वो उसने जानबूझकर एक वापस से टेबल पर रख दिया था। और उसी वक्त वहाँ पर याओ आ गया। जब उसने पूछा कि ये किसने किया है तो उसने सीधा उसके सामने चेंगवन का नाम लिया कि उसने किया है। ये सब करने का वोयू को बिल्कुल भी रिग्रेट नहीं था। वो चेंगवन से बोलती है कि अगर डायरेक्टर चाहता है कि वो तुम्हें फायर कर दे तो अच्छा ही है ना, क्या पता तुम्हें कोई नई अपॉर्चुनिटी मिल जाए। जो देखकर चेंगवन उसे बोलती है कि क्या वो चाहती है कि वो सारी सच्चाई जाकर याओ को बता दे। जो सुनकर वो कुछ भी नहीं बोल पाती। इसके बाद हम मीटिंग का सीन देखते हैं जहाँ पर याओ सभी बोर्ड मेंबर्स के सामने बता रहा होता है कि कैसे वो इस होटल को ज्वाइन करके इसे और अच्छा बनाने की कोशिश करेगा। जहाँ एक शेयर होल्डर मिस सांग उसे बोलती है कि सबसे पहले हमें हमारी जो फर्निशिंग वगैरह है वो सब कुछ चेंज करना चाहिए क्योंकि वो सभी डिक्लाइन होता जा रहा है। इस पर जो वहाँ का एक बड़ा शेयर होल्डर होता है जिसका नाम डेनिस था, वो कहता है कि याओ अभी यंग है और उसे मैनेजमेंट का अच्छा एक्सपीरियंस है तो उसे ये सब कुछ डिसाइड करना चाहिए। जहाँ पर याओ सारी चीज़ों को काफ़ी ध्यान से देख रहा था। वो मिस सांग को बोलता है कि मैं डेनिस की बात से एग्री करता हूँ कि हमें अचानक से किसी भी ब्रांड को इस तरीके से चेंज नहीं करना चाहिए, अभी जैसा चल रहा है वैसे ही चलने देना चाहिए ताकि हमें और ज़्यादा प्रॉब्लम ना हो। जिसकी ये बात सुनकर मिस सांग गुस्से में मीटिंग के बाद यहाँ से चली जाती है। अब जैसे याओ भी मीटिंग रूम से बाहर आता है तो चेंगवन यहाँ उसका वेट कर रही थी। याओ उससे पूछता है कि क्या तुमने अपना रिजाइन दे दिया, पर वो उसे माफ़ी मांगते मीटिंग रूम में उस वक्त जो कुछ भी हुआ था इसके लिए। लेकिन याओ कहता है कि मैं किसी को भी दूसरा चांस नहीं देता, तुम्हें उसी वक्त एक्सप्लेन करना चाहिए था कि वो सारी गलती तुम्हारी नहीं है बल्कि किसी और की है, लेकिन तुमने ऐसा नहीं किया इसीलिए अब मैं कुछ नहीं कर सकता। तभी वहाँ पर भागते हुए सेल्स डिपार्टमेंट का मैनेजर आता है जो याओ को बताने लग जाता है कि चेंगवन हमारे डिपार्टमेंट की सबसे अच्छी एम्प्लॉय है, इसलिए आप प्लीज उसे मत निकालिए और इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी मैं लूंगा। लेकिन याओ बोलता है कि भला उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी तुम कैसे ले सकते हो, और मैं किसी को भी दूसरा चांस नहीं देता। बिजनेस के अंदर कोई किसी को भी प्रोटेक्ट नहीं करता, हमें खुद को ही प्रोटेक्ट करना पड़ता है। लेकिन अगर तुम्हें दूसरों की गलतियों का बोझ अपने सर पर लेना है तो बनती रहो तुम मिस नाइस, और तुम्हें दूसरा चांस नहीं मिलेगा, ये बोलकर यहाँ से चला जाता है। इसके बाद हम चेंगवन को जियालिंग के साथ देखते हैं
जहाँ सारी बातें सुनने के बाद जालिंग चेंगवान को जॉब छोड़ने के लिए कहता है और बोलता है कि मैं तुम्हें सपोर्ट करूंगा। इस पर चेंगवान कहती है कि मैं तुम्हें सपोर्ट करूंगा, ये सुनने में तो बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगता है, लेकिन जब मैं ऐसे 10 सालों तक तुम्हारे आगे हाथ फैलाती रहूंगी ना, तभी एकदम हॉरर स्टोरी बन जाएगा। पर जालिंग बोलता है कि चाहे 10 साल हो या फिर 50, मैं तुम्हें हमेशा सपोर्ट करूंगा। इस पर चेंगवान बोलती है कि फिलहाल तुम्हारी जितनी सी सैलरी है ना, उसमें तुम खुद ही को सपोर्ट कर लो, उतना ही काफ़ी है। और मैं कल फिर से मिस्टर याओ से एक बार बात करूंगी। मैं अपने इतने सालों की मेहनत को इस तरीके से वेस्ट नहीं जाने दूंगी। हालांकि मेरा प्राइड बहुत ही कम है, लेकिन फिर भी मैं पूरी कोशिश करूंगी उन्हें मनाने की। इस पर जालिंग कहता है कि हाँ बिल्कुल, अगर तुम्हारा बॉस इंटेलिजेंट हुआ ना, तो इतनी क्यूट बनी जैसी लड़की को कभी भी नहीं निकालेगा। जो सुनकर वो स्माइल करने लग जाती है और कहते हैं कि जो केक मैंने तुम्हारे लिए बनाया था, कितनी सैड बात है कि तुम उसे देख भी नहीं पाए। पर वो कहता है कि कोई बात नहीं, मैं उसकी स्वीटनेस फील कर पा रहा हूँ। ये बोलकर उसे हक कर लेता है। चेंगवान अब यहाँ पर उससे अपना गिफ्ट मांगती है, क्योंकि आज उनकी रिलेशनशिप की एनिवर्सरी थी। अब पहले तो जालिंग यहाँ पर ऐसे नाटक करने लग जाता है कि वो गिफ्ट भूल गया हो, लेकिन फिर अपने बैग से उसे एक क्यूट सा डांसिंग प्लांट निकाल के देता है, जिसके अंदर उसने मैसेज भी रिकॉर्ड किया हुआ था, चेंगवान आई लव यू और मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगा। जो देखकर वो काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाती है और उसे थैंक्स बोलती है उसके साथ रहने के लिए। पर जालिंग कहता है कि सिर्फ थैंक यू से काम नहीं चलेगा, और आंखें बंद करके उसे किस करने का इशारा करता है। अब जैसे वो उसे किस करने ही वाली थी, उसी वक्त उसका फ़ोन बज जाता है। जब वो चेक करती है तो उसकी मॉम का फ़ोन था। जो देखकर जालिंग कहता है कि तुम्हारी मॉम हमेशा इतने क्रिटिकल मोमेंट पर कैसे कॉल कर देती है। पर चेंगवान यहाँ पर इनका कॉल कट कर देती है। इसके बाद जालिंग उसे एक रेस्टोरेंट में लेकर जाता है उनके 3 साल की रिलेशनशिप की एनिवर्सरी सेलिब्रेट करने के लिए। सीन अब यहाँ से याओ पर आता है, जो कि मिस जांग से एक जगह पर मिलने के लिए जाता है, जहाँ में पता चलता है कि ये दोनों पहले से एक दूसरे को जानते थे, पर कंपनी में ऐसे नाटक कर रहे थे जैसे कि ये दोनों एक दूसरे को नहीं जानते। असल में मिस जांग डेनिस को कंपनी से बाहर निकालना चाहती थी, क्योंकि वो शायद कंपनी में करप्शन कर रहा था और चीप मटेरियल यूज़ कर रहा था। जो सारी चीज़ें याओ ने भी कंपनी के अंदर नोटिस की थी, और ये सब कुछ ठीक करने के लिए मिस जांग को बताता है कि उसे 1 साल का टाइम लगेगा। इसके बाद वो हेडक्वार्टर्स चला जाएगा। तो मिस जांग बोलती है कि अगर तुम ये सब कर दोगे तो मैं तुम्हारे हेडक्वार्टर्स में प्रमोशन दिलवा दूंगी, और इन दोनों की यहाँ पर डील हो जाती है, जहाँ वो सबसे पहली शुरुआत देशन फर्निशिंग कंपनी से करने वाला था, जो कि जालिंग के डैड की कंपनी है। अब जब ये लोग यहाँ से जा रहे थे, तब मिस जांग उसे बोलते हैं कि तुम यहाँ पर नए हो, इसीलिए तुम्हें यहाँ के बारे में ज़्यादा पता नहीं है। तो वो उसे यहाँ पर मिस्टर माई से मिलवाती है, जो कि उनके ड्राइवर थे, पर अब वो उन्हें याओ को दे देती है ताकि वो कहीं भी आसानी से आ जा सके। और ये मिस्टर माई और कोई नहीं बल्कि चेंगवान के डैड है, जो कि अब याओ के ड्राइवर बने हैं। अगले दिन हम याओ को एक शॉप पर देखते हैं। वो फिशिंग करने के लिए आया था और उसे अपनी फिशिंग रॉड के लिए वायर चाहिए थी, लेकिन वो उसे नहीं मिल रही थी। तभी वहाँ पर चेंगवान आती है, जिसने कि पहले ही उसके लिए वो वायर खरीद ली थी, और बोलती है कि क्या आप ये ढूंढ रहे हो। वो बोलती है कि मैंने सुना कि आपको फिशिंग का शौक है, इसीलिए मैंने आपके लिए खरीद लिया। ये बोलकर वो उसे देने लगती है। तो याओ से बोलता है कि क्या तुम मुझे ब्राइब दे रहे हो। पर चेंगवान कहती है कि नहीं नहीं, ऐसा नहीं है, मैं तो सिर्फ एक चांस चाहती हूँ ताकि मैं आपको एक बार फिर से एक्सप्लेन कर सकूँ। लेकिन वो उसे मना कर देता है और उसने जो भी सामान खरीदा उसका बिल पे करने के लिए जाने लगता है। पर तभी उसे किसी का कॉल आ जाता है, इसलिए उसकी जगह पर चेंगवान बिल पे कर देती है, जो सब कुछ वो देख रहा था। कॉल पर उसे कोई बताता है कि इस बार बिडिंग की प्राइस ओपन है और उसे एक जगह पर किसी से 1 घंटे में मिलने के लिए पहुंचना होगा। साथ ही वो पर्सन उसे ये भी बताता है कि जालिंग, जो कि डाइशिंग फर्निशिंग कंपनी का हेयर है, उसकी जो गर्लफ्रेंड है वो हमारी होटल के अंदर काम करती है और उसका नाम चेंगवान है। ये सुनकर याओ यहाँ पर चेंगवान को देखने लग जाता है। अब जैसे वो कॉल रखकर गाड़ी में बैठने के लिए जा रहा होता है, तभी चेंगवान यहाँ पर अपने डैड को देखती है। डैड उसे बताते हैं कि वो याओ के ड्राइवर है, और चेंगवान बताती है कि याओ उसका बॉस है। तभी याओ डैड से पूछता है कि क्या वो 1 घंटे में उस लोकेशन पर पहुंच सकते हैं, लेकिन वो मना कर देते, बोलते कि अभी तो बहुत ज़्यादा रश होगा और वहाँ पर इतनी जल्दी पहुँचना पॉसिबल नहीं है। इसलिए वो सोचने लग जाता है कि अब वो क्या करेगा, क्योंकि अगर वो उस पर्सन से नहीं मिला तो ये अपॉर्चुनिटी वो मिस कर देगा। तो चेंगवान बोलती है कि वो उसे वहाँ पर टाइम से पहुँचा सकती है। इसके बाद वो उसे मेट्रो से वहाँ पर ले जाने लगती है, जहाँ याओ को देखकर लग रहा था कि वो पहली बार मेट्रो में ट्रैवल कर रहा हो, और वहाँ पर काफ़ी ज़्यादा भीड़ भी होती है। जहाँ चेंगवान उसे बताने लग जाती है कि वो कंपनी की कितनी ज़्यादा अच्छी एम्प्लॉय है और 3 साल से वो बेस्ट एम्प्लॉय है कंपनी की। वो उसके रिकॉर्ड्स वगैरह भी चेक कर सकता है और उसे इस तरीके से ना निकाले। पर वो उसे कहता है कि अगर वो आज टाइम से नहीं पहुंचा तो उसे अपना सामान पैक करके कंपनी से जाना होगा। मेट्रो से निकलने के बाद चेंगवान याओ को साइकिल से उसकी लोकेशन पर लेकर जाती है, जो कि उसको काफ़ी एम्बैरेसिंग लगता है।
लेकिन वो उसे 15 मिनट पहले ही वहाँ पर पहुँचा देती है और उससे पूछती है कि अब तो अपनी जॉब पर वापस आ सकती है ना। तो वो उसे बताता है कि कल एक पर्सन मुझसे मिलने के लिए आएगा, लेकिन मैं उससे नहीं मिल पाऊंगा, तो तुम्हें उस पर्सन से मेरे बिहाफ पर मिलना है, मेरी सेक्रेटरी बनकर। उस पर्सन को तुम्हें बिल्कुल भी ऑफेंड नहीं करना है, और अगर तुम ये काम ठीक से कर पाई उसके बाद ही मैं तुम्हारे जॉब पर वापस आने के बारे में सोचूंगा। जो सुनकर वो मान जाती है। वो यहाँ पर उसके सामान के साथ उसे एक फिशिंग मैनुअल देती है ऐसा गिफ्ट, क्योंकि उसे फिशिंग करना काफ़ी पसंद था, और फिर यहाँ से चली जाती है। रात में अब चैंगवन दाइशिन फर्निशिंग कंपनी के बारे में रिसर्च कर रही थी। तभी उसे याद आता है कि जालिंग भी तो इसी कंपनी में काम करता है। वो उसे कॉल करके पहले तो हेल्प मांगना चाहती थी, लेकिन फिर वो सोचती है कि नहीं नहीं गलत होगा। उसी वक्त उसकी मॉम उसके रूम में आ जाती है, जहाँ पर वो उससे पूछती है कि क्या तुमने जालिंग से बात किया, पर वो कहती है कि वो दोनों अभी काफ़ी बिजी और वो इसीलिए उससे इस बार में बात नहीं कर पाई। पर उसकी मॉम उसके पीछे ही पड़ जाती है। वो कहती है कि तुम बिजी हो तो तुम कॉल पे भी तो बात कर सकती हो ना। पर चैंगवन कहती है कि इस सब के बारे में फेस टू फेस बात करना ही ठीक रहेगा। मॉम उसे अब यहाँ पर कल तक की डेडलाइन देती है उससे बात करने के लिए, जो सुनकर चैंगवन कहती है कि कल तो बहुत ही जल्दी हो जाएगा। तो मॉम कहती है कि ठीक है फिर अभी बात करो फ़ोन पर। ये सुनकर वो कल बात करने के लिए मान जाती है। डैड को भी ये सब देखकर अच्छा नहीं लग रहा था कि मॉम कैसे चैंगवन को इतनी ज़्यादा पुश कर रही थी मैरिज के लिए। वो बोलती है कि ये बच्चों के आपस का मैटर है, जालिंग उसे प्यार करता है और वो उसे अच्छे से रखता है, तो भला तुम्हें और क्या चाहिए और तुम ऐसे बच्चों को क्यों इतना पुश किए जा रही हो। तो मॉम बोलती है कि सिर्फ प्यार करना ही काफ़ी नहीं होता, क्या वो उसे एक अच्छा घर, कार वगैरह ये सब कुछ दे सकता है। मैं चाहती हूँ कि जो सब कुछ मेरी लाइफ में मुझे नहीं मिला वो मेरी बच्ची को मिले। जिनकी ये बातें सुनकर चैंगवन जालिंग को वॉइस नोट भेजती है कि क्या वो कल उसके घर डिनर पर आ सकता है, जिस पर वो बोलता है कि उसके एक क्लाइंट के साथ मीटिंग है, लेकिन वो उसके बाद ज़रूर आ सकता है। ये सुनकर वो खुश हो जाती है। अगली सुबह हम जालिंग को देखते हैं, जो कि कार ड्राइव करके अपने डैड को कहीं पर ले जा रहा था। वो यहाँ पर फ़ोन पर डेनिस से बात कर रहे थे। वो उसे कहते हैं कि मैंने तुम्हारे लिए कुछ गिफ्ट्स भिजवाए हैं, और साथ ही उससे कंपनी की जो ओपन बिडिंग है उसके बारे में बात कर रहे थे, क्योंकि डेनिस हर बार उन्हीं को टेंडर दिया करता था, लेकिन इस बार वो भी बहाने बनाने लग जाता है। वो कहता है कि इस बार याओ आया है तो चीज़ें उन्हें वापस से रीशफल करनी पड़ेगी, और फिर उससे बाद में मिलने का कहकर कॉल कट कर देता है, जो देखकर जालिंग के डैड को बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है। तो जालिंग कहता है कि मैंने तो पहले ही कहा था ये गिफ्ट्स वगैरह भेजने से कुछ भी नहीं होगा। इस पर डैड कहता है कि अगर तुम्हारे पास कोई प्लान है तो मुझे बताओ ना, पर वो मना कर देता है और कहता है कि मैं आपके साथ कंपनी के अंदर नहीं जाऊंगा, मैं बाहर ही वेट करूंगा। तो डैड कहते हैं कि क्या मैं तुम्हें अपना ड्राइवर बनाकर यहाँ पर लेकर आया हूँ जो कि तुम बाहर ही रुकोगे। वो उसे ज़बरदस्ती अपने साथ होटल के अंदर लेकर आ जाते हैं, और ये वही होटल है जहाँ पर चैंगवन काम करती है। इसीलिए जालिंग मास्क लगाकर अंदर आता है। जब उसके डैड याओ से मिलने के लिए जा रहे थे तो वॉशरूम का बहाना करके वहाँ से चला जाता है, जहाँ उसके डैड को ग्रीट करने के लिए चैंगवन आती है। अब जैसे कि उसे तो कल ही याओ ने बता दिया था कि कैसे उसे उस पर्सन को हैंडल करना है जिससे कि वो मिल नहीं पाएगा, तो चैंगवन काफ़ी अच्छे से उसे बताने लग जाती है कि मिस्टर याओ को अचानक से ही कुछ काम आ गया, इसीलिए वो आज आपसे नहीं मिल पाएंगे। अब वो यहाँ पर उनसे बात कर ही रही थी, तभी इन लोगों को बात करता हुआ जालिंग देख लेता और अपना मुंह छुपा कर जाने लग जाता है। लेकिन उसके डैड उसे बोलते हैं कि तुम कहाँ जा रहे हो, अंदर आओ। वो फिर चैंगवन से उसे इंट्रोड्यूस करते हुए बताते हैं कि ये मेरा बेटा है जिसका नाम जालिंग है। जालिंग का नाम सुनते ही वो उसे देखने लग जाती है, और अब क्योंकि उसकी सच्चाई उसके सामने आ चुकी थी इसीलिए वो अपना मास्क भी हटा देता है, जिसे देखकर वो हैरान हो जाती है। डैड उससे पूछते हैं कि क्या तुम दोनों एक दूसरे को जानते हो, तो जालिंग बता देता है कि चैंगवन मेरी गर्लफ्रेंड है। ये जानकर उसके डैड मिस्टर शिन भी हैरान थे। वो बोलते हैं कि मिस्टर याओ सच में बिजी है, या फिर उन्होंने जानबूझकर तुम्हें मेरे सामने भेजा है मुझसे डील करने के लिए। पर चैंगवन उन्हें बताती है कि मुझे तो आज ही पता चला है कि जालिंग आपका बेटा है, इसलिए मिस्टर याओ को भी ये चीज़ें नहीं पता होगी। उन्होंने जानबूझकर ऐसा नहीं किया है, वो सच में बिजी है, लेकिन असल में याओ ने ये सब कुछ जानबूझकर किया था। अब चैंगवन उन्हें बाहर तक छोड़ने के लिए जाती है और उनसे माफ़ी मांगती है कि इस बार मिस्टर याओ उससे नहीं मिल पाए। जालिंग अपने डैड को जाने के लिए बोलकर चैंगवन से बात करने के लिए वहीं पर रुक जाता है, जहाँ वो तो उसे बहुत ही ज़्यादा गुस्सा थी। वो यहाँ पर पहले तो उससे हमेशा की तरह झूठ बोलने लग जाता है कि मेरे डैड का सिर्फ एक छोटा सा बिजनेस है, जो सुनकर चैंगवन को और ज़्यादा गुस्सा आ जाता है। वो उसे काफ़ी ज़्यादा सुनाने लग जाती है कि उसने उसे क्या क्या चीज़ें बोली थी, कि वो कैसी कैसी जॉब करता है। तुमने मुझे कहा था कि तुम्हारे पेरेंट्स विलेज में रहते हैं, और साथ ही ये भी बोला था कि तुम्हें यहाँ का खाना पसंद नहीं है, इसलिए मैंने तुम्हारे लिए कुकिंग सीखी। जब तुम्हें तुम्हारे फेवरेट शूज़ चाहिए थे तो उसके लिए पैसे बचाकर मैंने तुम्हें वो खरीद कर दिए। जब तुमने मुझे कहा कि तुम्हारी नौकरी जाने वाली है तब मैंने तुम्हें अपने फ्रेंड्स के पास रेफर किया और तुम्हारे करियर के लिए प्लान बनाया। लेकिन अब मुझे पता चल रहा है कि तुम सिर्फ एक अमीर बाप की बिगड़ी हुई औलाद हो जो कि खुद से मेहनत नहीं करना चाहती थी, और तुमने मुझे इतने सालों तक सिर्फ बेवकूफ़ बनाया। इस पर जालिंग कहता है कि नहीं तुम गलत समझ रही हो, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। मैं तुम्हें हमेशा से सच्चाई बताना चाहता था लेकिन मैं बता नहीं पाया। पर चैंगवन को अब उसकी किसी भी बात पर भरोसा नहीं हो रहा था, जहाँ हम देख पाते हैं कि उनकी ये सारी बातें याओ का असिस्टेंट हीदोंग सुन रहा होता है।
जालिंग चेंगवान को बोलता है कि तुम फिलहाल अपना काम कर लो और हम शाम को तुम्हारे घर डिनर पर मिलते हैं, लेकिन वो उसे आने से मना कर देती है और कहती है कि मैं तुम्हारी शक्ल नहीं देखना चाहती, ये बोलकर चली जाती है। इधर दोंग याओ को बता रहा होता है कि कैसे जालिंग चेंगवान के सामने एक पुअर लड़का होने का नाटक कर रहा था ताकि वो अपना ट्रू लव ढूंढ सके। इस पर याओ कहता है कि चेंगवान भी तो नाटक कर सकती है ना, और शायद उसे ये चीज़ पहले से ही पता हो कि जालिंग बहुत ही ज़्यादा रिच है। लेकिन दोंग बोलता है कि नहीं नहीं ऐसा नहीं है, और अगर आप ऐसा सोचते हो तो आप तो बहुत ही ज़्यादा ईविल हो। जिस बात पर वो उसे देखने लग जाता है और कहता है कि मुझे इस सबसे कोई भी लेना देना नहीं है, लेकिन जब तक उसका जालिंग के साथ रिलेशनशिप है तब तक वो हमारे लिए काम की है, इसलिए उसे यहाँ पर बुलाओ। चेंगवान अब जैसे ही या उसे मिलने के लिए आती है तो वहाँ पर वो सारी सच्चाई बता देती है कि आज की मीटिंग बहुत ही ज़्यादा वियर्ड थी, क्योंकि जो मिस्टर शिन है वो मेरे बॉयफ्रेंड की डैड है। ये बात मुझे आज ही पता चली और उनको भी, इसलिए उन्हें लग रहा होगा कि मैं अपने रिलेशनशिप को यूज़ कर रही हूँ बिजनेस के लिए। पर याओ कहता है कि नहीं नहीं ऐसी बात बिल्कुल भी नहीं है, पर तुम्हारा पर्सनल लव मैटर अलग है और ये बिजनेस का मैटर है। तुमने सब कुछ काफ़ी अच्छे से हैंडल किया, इसीलिए मैं तुम्हारी जॉब के बारे में सोचूंगा। फिर जब जालिंग ऑफिस से घर जा रही थी तभी रास्ते में उसे उसकी मॉम का वॉइस नोट आता है जो बोलती है कि मैंने 5 डिशेस बनाई और एक सूप बनाया है, इस बार तुम और जालिंग घर पर आ रहे हो ना। डैड का भी उसको वॉइस नोट आता है जो बोलते हैं कि इस बार प्लीज़ कुछ प्लान के साथ आना और जालिंग को बोलना कि तुम्हारी मॉम के सामने इस बार अच्छे से पेश आए। सीन अब यहाँ से जालिंग और उसके डैड पर आता है जहाँ पर वो दोनों घर पहुँचते हैं तो डैड बोलते हैं कि आज का दिन कितना ज़्यादा ख़राब था, और मॉम से कहते हैं कि इन साहब का दिल एक सेक्रेटरी पर आ गया है। जो सुनकर जालिंग बोलता है कि डैड वो कोई सेक्रेटरी नहीं है, उसका नाम चेंगवान है और वो मेरी गर्लफ्रेंड है। जो सुनकर मॉम जालिंग के पास आकर बैठ जाती हैं और उसे बोलती है कि डैड के बाद अभी कंपनी तुम्हारी होगी, तुम्हें ये सब कुछ संभालना है, इसीलिए तुम्हें ना कोई ऐसी पार्टनर मिलनी चाहिए जो कि तुम्हारा हाथ बटा सके। और उसे यहाँ पर अपनी फ्रेंड की बेटी से इंट्रोड्यूस करवाने की बात करती है, लेकिन वो साफ साफ मना कर देता है। वो कहता है कि मैं चेंगवान से प्यार करता हूँ, चेंगवान भी मुझसे प्यार करती है, हम दोनों एक दूसरे से बहुत ही ज़्यादा प्यार करते हैं और हमें कोई भी अलग नहीं कर सकता, इसीलिए मॉम आगे से आप मुझसे ना ऐसी फालतू बातें मत करना, और आज मैं घर पे खाना नहीं खाऊंगा। ये बोलकर यहाँ से जाने लगता है तो डैड कहते हैं कि 30 साल का हो गया ये लड़का, लेकिन अभी भी कितना रूड है, कोई ऐसे बात करता है कि अपनी मॉम से। वहीं चेंगवान अपने घर पर कुछ गिफ्ट्स लेकर जाती है और मॉम के पूछने पर बताती है कि जालिंग आज यहाँ पर नहीं आ पाएगा क्योंकि उसे ओवर टाइम काम करना पड़ रहा है, इसलिए उसने आप लोगों के लिए गिफ्ट्स भिजवाए हैं। जो सुनकर मॉम का टेम्परेचर हाई हो जाता है, बोलती है कि देखा मैंने बोला था ना कि ये लड़का बिल्कुल भी रिलायबल नहीं है, उसे सिर्फ डिनर पर आने के लिए कहा गया था लेकिन उससे इतना भी नहीं हो पाया। मॉम अब यहाँ पर काफी ज्यादा चीजें बोले जा रही थी जो सुनकर चेंगवान मॉम को बता देती है कि जालिंग को कोई ओवर टाइम काम नहीं करना, बल्कि हमारी लड़ाई हो गई है इसीलिए नहीं आया। डैड बोलते हैं कि क्या वो कुछ ज़्यादा सीरियस लड़ाई हो गई क्या, पर चेंगवान कहते हैं कि नहीं नहीं कुछ दिनों में सब कुछ ठीक हो जाएगा, लेकिन मॉम बोलती है कि तुम्हारी तो और ज़्यादा लड़ाई होनी चाहिए, इतनी ज़्यादा कि तुम दोनों ब्रेकअप कर लो। वो लड़का बिल्कुल भी रिलायबल नहीं है, ना तो उसके पास पैसा है, ना घर है, ना गाड़ी है, उसने मेरी बेटी के 3 साल बर्बाद कर दिए। जो सुनकर चेंगवान उन्हें उसके रिच होने वाली बात बताने वाली थी, पर तभी उन्हें जालिंग के चिल्लाने की आवाज़ आती है जो कि उनके घर के नीचे खड़ा होकर चेंगवान को बुला रहा था और उसे एक चांस मांगता है खुद को एक्सप्लेन करने का। चेंगवान अब उसे खिड़की से जाकर देखती है और उसे बोलती है कि वो ये सब क्या कर रहे हैं, क्योंकि उसके चिल्लाने की आवाज़ से काफ़ी सारे लोग वहाँ पर इकट्ठा हो गए थे। जालिंग बोलने लग जाता है कि मुझसे गलती हुई है, मैंने तुमसे झूठ कहा। वो उसे अब सारी चीज़ें बताने लग जाता है कि मेरे डैड की एक फर्निशिंग कंपनी है, उनकी कितनी प्रॉपर्टीज़ वगैरह ये सब कुछ बता रहा होता है। जो सुनकर मॉम को तो लगता है कि वो उसे झूठ बोल रहा है ताकि वो उसे अपने प्यार में फंसा सके और उसे शादी कर सके, इसीलिए मॉम को भी काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आ जाता है। वो कहते हैं कि तुम मेरी बेटी से झूठ बोलोगे, और ये बोलकर नीचे उसे डांटने के लिए जा रही थी, लेकिन चेंगवान उन्हें रोक देती है और बताती है कि मॉम वो झूठ नहीं बोल रहा है, वो सच में काफ़ी ज़्यादा अमीर है, लेकिन हाँ उसने मुझसे झूठ कहा, उसने 3 साल तक मुझसे ये बातें छुपा कर रखी, उसने मुझसे अपना मोबाइल रिचार्ज कराया, यहाँ तक कि उसने मुझसे अपना लोन भी रीपे करवाया। तो डैड पूछते हैं कि क्या उसने तुम्हें पैसे वापस करे, जिस पर वो कहती है कि हाँ उसने कर दिए, लेकिन उसने मुझसे 3 साल तक ये सारी चीज़ें छुपा कर रखी क्योंकि उसे डर था कि कहीं मैं उसका पैसा ना ले लूँ। लेकिन अब जैसे यहाँ पर मॉम को पता चलता है कि वो बहुत ही ज़्यादा रिच है तो वो चेंगवान को शांत करने में लग जाती है। वो कहती है कि शादी ना लाइफ का बहुत ही बड़ा इवेंट होता है, इसलिए तुम्हें ऐसी बातों पर गुस्सा नहीं होना चाहिए, उसकी सारी बातें छुपाने का ज़रूर कोई ना कोई रीज़न रहा होगा, इसलिए तुम इतना गुस्सा मत करो। वो फिर खिड़की से जाकर जालिंग को ऊपर आने के लिए बोलने लग जाती है, लेकिन चेंगवान बोलती है कि उसे कोई भी ऊपर नहीं लेकर आएगा, अगर किसी ने ऐसा किया तो मैं बहुत ही ज़्यादा गुस्सा हो जाऊंगी। ये बोलकर वो अपने कमरे में चली जाती है तो मॉम यहाँ पर जालिंग को इशारों में बोलती है कि मैं उसे कन्विंस करूंगी, पर डैड खिड़की बंद कर देते हैं क्योंकि वो भी फिलहाल जालिंग से नाराज थे। इतने ज़्यादा चिल्लाने की वजह से जालिंग का गला सूख गया था, इसीलिए वो बेचारा रुक जाता है। तभी वहाँ पर जाओ आता है जो कि चेंगवान का छोटा भाई है। वो सभी लोगों को यहाँ से भेज देता है और पूछता है कि आखिर बात क्या है जो कि तुमने इतना हंगामा मचाया हुआ है। तो जालिंग उसे कहता है कि मेरी मदद करो ना अपनी बहन को पटाने में। इस पर जाओ कहते हैं कि तुम्हारी उससे फाइट हुई है क्या।
जालिंग बोलता है कि नहीं छोटी सी मिसअंडरस्टैंडिंग है। इस पर जाओ कहता है कि अगर मेरी बहन तुम्हें इग्नोर कर रही है तो इसका मतलब तुमने कुछ बहुत ही बड़ा किया है, क्योंकि उसका टेम्पर तो बहुत ही ज़्यादा अच्छा है। तभी चैंगवन जाओ को कॉल करके ऊपर आकर डिनर करने के लिए बोलती है, इसलिए वो उसे वहीं पर छोड़कर ऊपर आ जाता है। जो देखकर जालिंग फिर से चैंगवन को बुलाने लग जाता है, जिसकी आवाज़ से परेशान होकर एक पड़ोसी उसके सर पे डंडा मारती है और कहती कि इतनी देर से चिल्लाए जा रहे हो कि तुम पागल हो गए हो। जो सुनकर वो उन आंटी से माफ़ी मांगता है और अब वो और कुछ ना कर दे, इसीलिए चैंगवन उसे बात करने के लिए वहाँ से लेकर चली जाती है, जहाँ जालिंग उसे मनाने के लिए फ्रॉक जंप कर रहा होता है और उसे बताता है कि कैसे मैं तो ये सब नहीं करना चाहता था, लेकिन मेरे पेरेंट्स काफ़ी ज़्यादा डरते थे कि कोई लड़की मुझे बेवकूफ़ बना देगी, इसीलिए उन्होंने मुझसे ये सब करने के लिए कहा कि मैं लड़की के सामने ऐसा पुअर बन के रहूं। मेरा यकीन करो, मैं तुम्हें हमेशा से सच्चाई बताना चाहता था। जो सुनकर चैंगवन उसे बोलती है कि तुम्हें क्या लगता है कि मैं तुम्हें बेवकूफ़ बनाऊंगी, पर वो कहता है कि नहीं, मैंने ऐसा कभी भी नहीं सोचा था। चैंगवन अब यहाँ पर उसे 3 चीज़ें करने के लिए कहती है। पहले तो वो उसके पेरेंट्स के बारे में उसे सारी चीज़ें बताए, ताकि उन्हें उसकी सिंसियरिटी के बारे में पता चल जाए कि वो ऐसी लड़की नहीं है जो कि उसके पैसों पर डिपेंडेंट रहेगी। और दूसरा कि चाहे वो कितनी भी वेल्थी फैमिली से बिलोंग करता हो, लेकिन वो हमेशा लाइफ में आगे बढ़ने के लिए साथ में मेहनत करेंगे। और तीसरा, वो आगे उससे कोई भी झूठ कहने से मना करता है, जिस सब के लिए वो मान जाता है। ये बोलकर उसके पास बैठ जाता है। उसी वक्त चैंगवन को याव का कॉल आ जाता है, जो उसे बोलता है कि तुम्हारी सिंसियरिटी देखकर मैंने डिसाइड किया है कि तुम काम पर वापस से आ सकती हो, पर क्योंकि तुमने गलती की थी इसीलिए तुम्हारा बोनस डिडक्ट हो जाएगा। जिस चीज़ का उसको कोई भी अफसोस नहीं था और वो बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाती है। जब वो ये चीज़ जालिंग को बताती है तो वो भी बहुत ज़्यादा खुश था। अब जब उससे मिलने के बाद वापस आती है, तब डैड और याओ से बाहर ही मिल जाते हैं, जहाँ डैड उन्हें साथ में आइसक्रीम खाने के लिए लेकर जाते हैं। जिस बीच चैंगवन उन्हें बताती है कि जालिंग से बात करके अब उनके बीच की सारी मिसअंडरस्टैंडिंग क्लियर हो गई है और उसने कहा है कि वो उससे कभी भी झूठ नहीं बोलेगा। उन दोनों के बीच में अब सब कुछ सॉल्व हो चुका है। इस पर डैड कहते हैं कि तुम दोनों 3 साल से एक दूसरे को डेट कर रहे हो और वो एक बार भी हमारे घर पर विजिट करने नहीं आया है, तो मैं उसे बिल्कुल नहीं जानता, इसीलिए तुम मुझे उसके बारे में थोड़ा सा बताओ। तो वो उन्हें बताने लग जाती है कि कैसे उसकी काफ़ी सारी हॉबीज़ है। वो बहुत ही अच्छा डिज़ाइनर और फोटोग्राफर भी, उसे गेम्स खेलना भी पसंद है और यहाँ तक कि एक्साइटिंग चीज़ें करना भी। वो काफ़ी ज़्यादा लवली पर्सन है और हम दोनों सिर्फ साथ में खुश रहना चाहते हैं। मैं लाइफ में किसी भी चीज़ को रिग्रेट नहीं करना चाहती, चाहे वो मेरा काम हो, फैमिली हो या फिर लव। अब जैसे ये लोग साथ में एंजॉय करके घर पहुंचते हैं तो इन लोगों को तो लगता है कि मॉम सो गई, लेकिन मॉम चैंगवन के लैपटॉप में दाइशिन फर्निशिंग कंपनी के बारे में देखती है कि वो तो सच में बहुत ही बड़ी कंपनी है और जालिंग सच में बहुत ही ज़्यादा रिच है, जो जानकर वो काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाती है। लेकिन उसी वक्त चैंगवन आ जाती है, जो कि मॉम को डांट रही थी यही सब करने के लिए। इसलिए मॉम चुपचाप अपने कमरे में सोने के लिए चली जाती है और डैड चैंगवन को नाराज़ होने से मना करते हुए कहते हैं कि मैं तुम्हारी मॉम को समझा दूंगा कि वो आगे से ऐसा ना करे। अगले दिन से चैंगवन ऑफिस में काम करना शुरू कर देती है, जहाँ पर लिली तो उसे देखकर काफ़ी खुश होती है, लेकिन वो उसे देखकर बिल्कुल भी खुश नहीं थी। इसके बाद मिस्टर याओ मार्केटिंग एंड सेल्स डिपार्टमेंट को मीटिंग के लिए बुलाता है, जहाँ पर वो उन सभी को बताता है कि अप्रैल आने वाला है। उस वक्त बहुत ही ज़्यादा शादियाँ होती है, इसलिए वो टीम में सभी लोगों को कोई प्रपोजल लाने के लिए बोलता है, जिससे कि वो और ज़्यादा लोगों को अपने होटल में अट्रैक्ट कर सके और जिसका भी प्रपोजल सिलेक्ट किया जाएगा उसको एक बोनस भी मिलेगा। इसीलिए अब चैंगवन तो अपने काम में लग जाती है। वो ऑफिस के अंदर ओवर टाइम काम कर रही थी, तभी उसे उसकी मॉम का कॉल आता है, तो चैंगवन उन्हें बता देती है कि वो ओवर टाइम काम कर रही है और वो देर से आएगी। तो मॉम उससे यहाँ पर जालिंग के बारे में पूछने लग जाती है कि वो कब उससे बात करने वाली है और वो लोग कब उसकी फैमिली से मिलेंगे, पर चैंगवन यहाँ पर फिर से बहाना करके कॉल रख देती है। अब जब उसे काम करते करते काफ़ी देर हो जाती है, तब उसे जालिंग का मैसेज आता है, जो उससे बोलता है कि तुम्हें और कितना टाइम लगेगा, मैं 2.5 घंटे से ऑफिस के नीचे तुम्हारा वेट कर रहा हूँ। जो सुनकर अब वो ऑफिस से निकल जाती है और जालिंग से मिलती है, जो कि उसके लिए डिनर लेकर आया हुआ था। जालिंग यहाँ पर उससे पूछता है कि अब तो उसकी माँ मुझसे नाराज़ नहीं है ना, और उसे उनको मनाने के लिए क्या करना होगा। वो दोनों ये सब बातें कर ही रहे थे, तभी चैंगवन को फिर से उसकी मॉम का कॉल आ जाता है, जो उससे पूछते हैं कि तुम कब आओगी, अब तो बहुत ज़्यादा देर हो गई है। पर तभी पीछे से जालिंग उसकी मॉम को हेलो बोलता है, जो सुनकर वो खुश हो जाती है और बोलती है कि अरे तुम दोनों एक साथ हो, चैंगवन ने तो मुझे बताया ही नहीं। जालिंग अब यहाँ पर उनसे डायरेक्टली पूछ लेते हैं कि क्या इस वीकेंड में आपके घर डिनर पर आ सकता हूँ, जो सुनकर वो काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाती है। फिर उन दोनों को साथ में टाइम स्पेंड करने का बोलकर कॉल कट कर देती है। अब वो इतनी ज़्यादा स्ट्रेस हो जाती है कि जालिंग उनके घर आने वाला है, इसलिए अभी से पूरी सफाई वगैरह करने लग जाती है। उनको लग रहा था कि उनके घर में ज़्यादा स्पेस नहीं है, इसलिए वो जाओ का बेड हटा देती है ताकि उनके घर में और ज़्यादा स्पेस लगे, और फिर डैड के साथ उसी वक्त सफाई करने लग जाती है। इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पर ख़त्म होता है। तो गाइस, ये थी आज की वीडियो, एंड आई होप आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई होगी, तो इस वीडियो को लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। आपसे फिर मिलते हैं अगले एपिसोड में, तब तक के लिए गुड बाय।